Good morning, class 8. So, students, we are on chapter number 4, and the name of this chapter is agriculture. And this portion is related to a geography portion. And we have done all the major details of this chapter. And in today's class, we are going to finish this chapter by doing the last topic, which is एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट सो पॉइंट को कवर अप करने से पहले हम एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज ऑल द डिटेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट agriculture is a primary activities is mainly divided into two parts. Yes, first is economic activity, second is non-economic activities. Economic activity in your book, according to this, it is mainly divided into three parts. As you can see in the very first line, primary, secondary and tertiary activities. And primary activities, second line, primary activities connected with the extraction and production of natural resources. ये हमारा पोर्शन हो चुका था. उसके बाद हम लोगों ने अरेबल लैंड देख लिया था. अरेबल लैंड मीन्स द लैंड ऑन विच वी कैन कल्टिवेट एनीथिंग. After that, we have done the farming, the types of farming. We have done subsistence farming, intensive subsistence farming, shifting cultivation, nomadic. In commercial farming, we have done commercial farming, we have done the commercial grain farming, mixed farming, and then plantation also. The major types of crops, rice, wheat, millets, maize, cotton, jute, coffee, tea, we have done. And this class we are going to cover one important topic, that is द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किस किस हिसाब से हम लोग हमारे इस पोर्शन के अंदर कवर अप करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. सो the very first point, agricultural development refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. So as we all know, अभी हमारी हर 10 साल में पॉपुलेशन की एक तरीके से डाटा आते हैं, सेंसस डाटा आते हैं. 2011 में लास्ट सेंसस डाटा आए थे, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 अब जो डाटाज हैं वो थोड़े बहुत डिले हो रहे हैं. 2021 में हमारे नए डाटाज आ जाते, बट अभी जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो शुरू ही नहीं हो पाए हैं कलेक्ट करना, तो अभी तक तो हमारे सामने क्या ही आते. तो हमें ये पता है बड़े आंकड़े अगर जो डाटाज है वो हमारे सामने नहीं है, बट ये एक ट्रुथ है कि पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. अब जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के नीड्स है फूड. सबसे बेसिक नीड है फूड, और फूड उन्हें कहाँ से मिल रहे हैं? इन एग्रीकल्चरल एरियाज से मिल रहे हैं. एग्रीकल्चरल एरियाज में जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आप उनकी जो नीड है उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे. दैट्स वाई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट. सेकेंड लाइन, दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज सच एज. अब कैसे किया जाए? इंक्रीजिंग क्रॉप्ड एरिया को बढ़ा दिया, द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन, इम्प्रूविंग इरीगेशनल फैसिलिटीज़, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स का, अगर HYV सीड्स मैंने आपको बताया हुआ है, HYV सीड्स का आप यूज़ करोगे तो आपके जो एरियाज़ हैं हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेट कर पाएंगे, और लोगों की जो नीड्स है ना उनको भी हम लोग फुलफ़िल कर पाएंगे. सो ये तो बात हो जाती है अभी किस तरीके से हम लोग उनकी नीड को फुलफ़िल करें. थर्ड पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. मैकेनाइज कर दो आप, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मशीनरीज का अगर यूज़ कर रहे हो एग्रीकल्चर को, तो इससे हमारी जो फूड सिक्योरिटी है ना वो भी बढ़ जाती है. फोर्थ पॉइंट, एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस. देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर बात करते हैं कि डेवलपिंग एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है अलग अलग पार्ट में अलग अलग जैसा है. जैसे हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर लें, जैसे इंडिया की मैं बात कर लूँ, बांग्लादेश की बात कर लूँ, और अदर कंट्रीज़ की बात कर लूँ, ये 2 कंट्रीज़ डेवलपिंग नहीं बहुत सारी हैं. तो यहाँ पर क्या है, लार्ज पॉपुलेशन रहती है, बड़ी बड़ी पॉपुलेशन. जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, हम लोग सेकेंड नंबर पर आते हैं. यहाँ पर क्या इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, मतलब ज़मीन का हर एक कोना हम लोग यूज़ कर रहे हैं. हम लोग नहीं, मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है, ताकि आप अपनी नीड को पूरा कर सको, जिसे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी बोलते थे. इंटेंसिव फार्मिंग हम लोग कर चुके हैं वैसे तो. एक बार मैं वापस से ऊपर स्लाइड की तरफ ले जाती हूँ. ये आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसके अंदर हम लोग एग्रीकल्चर को कर रहे थे. एक छोटी सी जगह थी जिसको पूरा यूज़ में लिया जाता था, क्रॉप्स को उगाया जाता था, जिसमें लोग ज़्यादा हम लोग ले नहीं पाते थे, तो हम लोग घर के लोगों को ही यूज़ में ले लेते थे. मतलब घर के जो मेंबर्स हैं वो ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे. तो ये था.
नाउ द लास्ट पॉइंट, लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। जैसे अब बड़ी बड़ी, जैसे आपके पास छोटी ज़मीन में तो आप उसमें ज़्यादा कल्टिवेट नहीं कर पाओगे, बट अगर आपके पास बड़े बड़े एरियाज़ है, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स है, ज़मीनें हैं, जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर आपकी फार्मिंग जो है एक्सटेंसिव तरीके से की जा सकती है, वो कमर्शियल फार्मिंग हो जाती है। और जो फोर्थ लाइन वाली फार्मिंग है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, मतलब जीवन जीने के लिए फार्मिंग कर रहे हो, वो सबसिस्टेंस फार्मिंग। और आप कल्टीवेशन को सेल करोगे, बेचोगे, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाओगे, तो वो क्या है, एक तरीके से कमर्शियल फार्मिंग है। लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। ज़मीनें आपके पास है तो आप कमर्शियल एग्रीकल्चर कीजिए, लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज ऑफ फार्म्स, वन फ्रॉम इंडिया। हम 2 फार्म्स की एक बार स्टडी करते हैं, एक तो इंडिया के फार्म की स्टडी करेंगे, एक यूएसए के फार्म की स्टडी करेंगे, उनको कंपेयर करते हुए देखेंगे कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में क्या अंतर है। डेवलपिंग इंडिया है, डेवलप्ड है यूएसए। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एरियाज, टू द फार्म एरियाज ऑफ इंडिया। सो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। फार्म, अ फार्म इन इंडिया। अब देखिए, हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले दे देती हूँ। इंडिया के फार्म छोटे होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा मैकेनाइज तरीके से एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह की बात कर रही हूँ, पर कुछ एरियाज में, मोस्टली एरियाज़ में हम लोगों के पास ज़्यादा टूल्स अवेलेबल नहीं है प्लगिंग के लिए, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बेटर नहीं कह सकते हम लोग। तो इसको देखते हुए हम लोग एक एग्जाम्पल को कवर अप करते हैं। So there is a small village आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट था, सॉरी, यूपी में एक जगह है जिसका नाम है, एक गांव है जिसका नाम है आदिलाबाद। यहाँ पर क्या होता है, मुन्ना लाल नाम के एक स्मॉल फार्मर होते हैं विलेज के अंदर, और उनका 1.5 हेक्टेयर, सेकेंड लाइन में आप देखोगे 1.5 हेक्टेयर की एक ज़मीन होती है। हिज हाउस इज़ इन द मेन विलेज। ही परचेजेज हाई यील्डिंग वेराइटी, HYV सीड्स उन्होंने खरीदे मार्केट से। हर ऑल्टरनेट ईयर में, हर साल में वो ऑल्टरनेट ईयर्स में वो खरीदते हैं। लैंड उनकी फर्टाइल है और उसमें वो कम से कम एक साल में 2 क्रॉप्स उगा लेते हैं, और उनकी 2 क्रॉप्स क्या है, वीट या राइस हो गई या फिर पल्सेस हो गई। द फार्मर, द फिफ्थ लाइन ऑफ द लाइट ब्लू कलर पोर्शन, द फार्मर टेक्स एडवाइस, उस अपनी फ्रेंड से, एल्डर से, गवर्नमेंट से भी एडवाइस लेते हैं कि एग्रीकल्चर ऑफिसर से भी, कि क्या उगाया जाए, क्या प्रैक्टिस की जाए, फार्मिंग प्रैक्टिस की जाए उनकी एरिया के अंदर। He takes tractor on rent. As you can see, I have inserted a picture of a tractor. ट्रैक्टर उन्होंने अपनी एरिया में अपने कल्टीवेशन करने के लिए उन्होंने ट्रैक्टर रेंट पे लिया था। कुछ दोस्तों से उन्होंने बैलगाड़ियाँ भी ली हैं, ताकि जो बैल लिए हैं, जो एनिमल होता है जो प्लगिंग के लिए यूज़ में हम ले रहे हैं। ट्यूबवेल बगल में है ही, ताकि हम हमारे एरिया को इरीगेट कर सकें। सो उसकी एक पिक्चर, इरीगेशन फैसिलिटी की भी एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट की गई है। मुन्ना लाल ऑल्सो, सेकेंड पैराग्राफ, मुन्ना लाल के पास 2 बफेलोज हैं और फ्यू हेन्स हैं। ही सेल मिल्क, और वो क्या कर रहे हैं, अपने दूध को भी बेचते हैं ताकि थोड़ा बहुत इनकम और हो जाए नियर बाय टाउन में। सेकेंड लाइन ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ, ही इज़ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑल्सो एडवाइसेज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर for his animals, safety to protect the health and the health of the livestock, and the artificial insemination. All the members of the family helped him various farms activities. Each and every person of his family helped this person Munna Lal for his various farm activities. So we can say each and every person is working here, because we are discussing about the farmland which is situated in India, and this type of agriculture is related to subsistence agriculture. So now sometimes the fifth line of this paragraph, sometimes he take credit from a bank or the agricultural cooperative society to buy HYV seeds. Now sometimes यहाँ पर क्या होता है, seeds and implements भी, इन्हें seeds और implements लेने के लिए कुछ help लेनी पड़ती है, जैसे बैंक से लोन वगैरह ले लिया। उसके बाद वो अपने प्रोड्यूस को, जो भी उन्होंने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रोड्यूस किया है, उसे मार्केट में जाके बेच देता है। और since majority of farmers do not have lack storage facility, they forced to sell the produce even when the मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल देयर। अब देखिए, इन्होंने बहुत सारा अनाज जो है वो उगा लिया, कल्टीवेट कर लिया,
अब उन्हें, अगर उनके पास फैसिलिटी नहीं है कि उन्हें स्टोर कैसे किया जा सके, भंडार के जैसे हम बोलते हैं, स्टोर हाउसेस बोलते हैं, तो वहाँ अगर उन्हें, उनके पास स्टोर हाउसेस नहीं है, बहुत सारे इनके दोस्तों के पास, तो क्या करते हैं, वैसे दामों में, कम दामों में भी बेच देते हैं अपने प्रोड्यूस को, प्रोडक्शन को, ताकि उनका जो सामान है वो ख़राब ना हो सके, और कुछ नहीं तो कुछ तो सही उन्हें मिले। तो ये सारी चीज़ें होती है। रिसेंट सालों में, रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटीज़ भी इनके लिए, स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई है। तो ये तो बात हुई इंडिया के फार्म की। फार्म छोटा है, बहुत ज़्यादा एडवांस मशीनरीज का यहाँ यूज़ नहीं लिया जा रहा है, पूरी फैमिली कुछ ना कुछ वेरियस फार्म एक्टिविटीज़ में लगी हुई है, लोन लेना पड़ता है, और जैसा जो पैसे मिलते हैं उस हिसाब से उन्हें अपने अनफेवरेबल कंडीशंस में भी अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को उन्हें सेल आउट करना पड़ता है। ये कंडीशन है हमारे इंडिया के फार्म की। अब यूएसए के फार्म में क्या होता है, यूएसए के फार्म में एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस पॉइंट्स। Yes, now what happened in this portion? So the average size of a farm in USA is much larger than that of Indian farm. जितने बड़े बड़े इंडियन फार्म्स हैं उससे कहीं, जितने बड़े इंडियन, जैसे 1.5 हेक्टेयर हमने देखा, उससे कहीं बड़े फार्म यूएसए के अंदर देखने को मिलते हैं। मैंने एक फार्म की पिक्चर भी लगाई है, बहुत बड़े बड़े फार्म है। और टिपिकल यूएसए में एक टिपिकल फार्म की जो साइज़ है वो 250 हेक्टेयर्स तक भी पहुंच चुकी है। तो देख सकते हैं हम लोग कितनी बड़े बड़े साइजेस के यहाँ पर फार्म्स होते हैं। सेकेंड लाइन, द फार्मर जनरली रिसाइड्स है, और जो फार्मर है वो फार्म के अंदर ही रहता है। यहाँ पर क्या उगाया जाता है, थर्ड लाइन में कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन, शुगर बीट एक्सेट्रा। जो हार्डन और फार्मर ऑफ मिड वेस्ट यूएसए, हमने ऊपर अभी एक इंसान का नाम लिया था जिसका नाम है मुन्ना लाल, ये इंडिया में। और जो हार्डन यूएसए के एक फार्मर का नाम है। इन लोअर स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड। इनके पास कितनी ज़मीन है, 300 हेक्टेयर। और अभी हमने मुन्ना लाल के पास कितनी हेक्टेयर देखी थी, ओनली सेकेंड लाइन टू 1.5 हेक्टेयर। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। वो अपने एरिया में कौन उगाते हैं, वो श्योर करते हैं कि सॉइल और वाटर रिसोर्सेज, क्रॉप की नीड जो है सॉइल और वाटर रिसोर्सेज से वो पूरी हो सके। एडिक्वेट मेजर, 6 लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ, एडिक्वेट मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे अगर डैमेज ना हो जाए उनकी क्रॉप को, सॉइल के सैम्पल्स लेके वो सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी में भेजते रहते हैं कि उनके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट है कि नहीं है। रिजल्ट की वजह से वो प्लान कर सकते हैं कि मुझे क्या कल्टिवेट करना चाहिए। उनका कंप्यूटर लिंक है सैटेलाइट से, जो हमें बताता है, उनकी प्रिसाइज पिक्चर देता है। ये एक ऊंची जगह से दी गई पिक्चर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने सारे मेजर्स ले सकते हैं वो। केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है, ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवर्स, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेशर्स, मतलब ये सारी की सारी ये देखिए, अब यहाँ पर एग्जांपल दे, इस तरीके से कल्टीवेट करते हैं वो लोग बड़े बड़े एरियाज़ में। ऐसा नहीं है कि हाथ से निकाले जाएंगे। तो इन एरियाज में the last fifth line, he uses tractors, seed drills, levers, combine harvesters, threshers। ये मशीनरीज हैं जिससे वो लोग अच्छे से एग्रीकल्चर ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऑपरेशन वो चीर फाड़ वाला नहीं, मतलब ऑपरेशन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड लास्ट लाइन, द ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज। ग्रेन उन्होंने इकट्ठा किया, उसके बाद मार्केट एजेंसीज में भेज दिया। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के फार्मर नहीं, एक बिजनेसमैन है, नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। ऐसा नहीं है कि वो अपनी खेतों में कोई काम कर रहे हैं, वो उन खेतों में काम तो कर रहे हैं, बट ऐसे कि उनका पूरा काम रिकग्नाइज है और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द फार्म ऑफ इंडिया एंड द फार्म ऑफ यूएसए। इंडिया में जो फार्मिंग है वो सब्सिस्टेंस टाइप की फार्मिंग है, और यहाँ पर कमर्शियल टाइप की फार्मिंग की जाती है। तो इस तरीके से हम दोनों के कंपैरिजन को देखते हुए हमारे इस पूरे चैप्टर को यहीं पर कवर अप करते हैं। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक और दिस चैप्टर वेरी वेल। एक बार क्विक रिविजन करते हैं व्हाट वी हैव डन इन दिस चैप्टर। एग्रीकल्चर चैप्टर का नाम है। एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, प्राथमिक कार्य हमारे एग्रीकल्चर। इन एग्रीकल्चर में हम लोगों ने अरेबल लैंड देखा। अरेबल लैंड मीन्स, द डेफिनेशन ऑफ अरेबल लैंड मीन्स जहाँ पर हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। तो इस मैप में हम लोगों ने एरियाज देखे कहाँ कहाँ क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। फार्मिंग के टाइप्स देखे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब सिर्फ जीवन जीने के लिए जैसे फार्मिंग की जाती है, जैसे इंटेंसिव फार्मिंग। उसके बाद हम लोगों ने शिफ्टिंग कल्टिवेशन देखा, जो कि कुछ ट्राइब्स करती हैं, एक एरिया में आती है, वहाँ के एरिया को, लैंड सरफेस एरिया को जलाती हैं, मतलब जो फॉरेस्ट होते हैं उनको स्लैश करती हैं, बर्न करती हैं, उसी की राख को हम लोग फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर लेती हैं।
उसके बाद हम लोगों ने नोमैडिक हर्डिंग देखी, पशुचारण देखा जिसे हम बोलते हैं कॉमर्शियली, मतलब आप अगर ग्रेन को कल्टीवेट कर रहे हो बेचने के हिसाब से तो वो कॉमर्शियल कल्टीवेशन होता है। आपके क्रॉप्स देखिए, राइस, वीट, मिलेट्स, मेज, कॉटन, जूट, कॉफ़ी, टी एक्सेट्रा। इसमें हमने उनके एरियाज देखे हैं कल्टीवेशन करने के लिए, कैसा क्लाइमेट, कैसी रेनफॉल, कैसा टेम्परेचर चाहिए, वो सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हम लोगों ने दो फार्म्स देखे, कंपैरिजन ऑफ इंडियन फार्म एंड कंपैरिजन ऑफ यूएसए फार्म. So I hope you all have understood what we have done in this class. If you have any confusion in any question, then you can ask to me. So that's it for today's class. Thank you.